के 7 बजने को है और ये वक्त IBC 24 पर देश के दिन मेरा मध्य प्रदेश का होता है, जिसमें संपूर्ण मध्य प्रदेश का विश्लेषण रफ्तार और विस्तार के साथ करेंगे, क्योंकि सवाल आपका है। नमस्कार, आपके साथ इस वक्त मैं हूं रश्क गौरी। अर्चना तिवारी गुमशुदगी मामले में पुलिस को मिले क्लू, पुलिस का दावा, जल्द करेंगे मामले में बड़ा खुलासा। मध्य प्रदेश में ओबीसी आरक्षण मसले पर सुप्रीम कोर्ट में 23 सितंबर से रोज होगी सुनवाई। सुप्रीम कोर्ट ने कहा 2019 से लंबित, अब अंतिम निराकरण जरूरी। ग्वालियर में एमपी एसटीएफ की कार्रवाई, फर्जी जाति प्रमाण पत्र से नौकरी पाने वाले 25 कर्मचारी अधिकारियों पर एफआईआर दर्ज। सिवनी में बाइक पर पत्नी के शव को बांधकर ले जाने का मामला आया सामने। राज्य मानव अधिकार आयोग ने सिवनी कलेक्टर और एसपी को नोटिस किया जारी। तो चलिए, मेरा मध्य प्रदेश की शुरुआत करेंगे मध्य प्रदेश की वेबसाइट राजधानी इंदौर से। इंदौर में 7 अगस्त को कटनी के लिए ट्रेन से रवाना हुई अर्चना तिवारी के बारे में पुलिस को कुछ अहम सबूत मिले हैं और पुलिस ने सीडीआर, सीसीटीवी फुटेज इनको मिले हैं और इन तमाम सबूतों के आधार पर अब इस बात का दावा किया जा रहा है कि जल्द ही अर्चना तिवारी मामले में एक बहुत बड़ा खुलासा किया जाएगा। अब तक इस केस में आखिर क्या कुछ हुआ है, देखिए इस रिपोर्ट के जरिए। हॉस्टल से बैग लेकर निकलती ये युवती है अर्चना तिवारी। कटनी की रहने वाली अर्चना तिवारी इंदौर के सत्कार हॉस्टल में रहती थी। जज बनने के लिए परीक्षा की तैयारी कर रही थी, लेकिन 7 अगस्त को अर्चना बैग लेकर हॉस्टल से निकली अपने घर कटनी जाने के लिए। जिस ट्रेन में वो बैठी वो ट्रेन कटनी पहुंच गई। जो बैग वो लेकर निकली थी वो बैग भी परिजन को मिल गया, लेकिन अर्चना अब तक नहीं मिली। परिवार के लोगों ने बहुत तलाशा। जब अर्चना नहीं मिली तो कटनी जीआरपी थाने में जानकारी दी गई, लेकिन अर्चना की आखिरी लोकेशन भोपाल स्टेशन पर मिली। इसलिए अर्चना की गुमशुदगी का मामला रानी कमलापति जीआरपी थाने में दर्ज किया गया। भोपाल रेलवे पुलिस सरगर्मी से अर्चना की तलाश कर रही है। पुलिस ने अर्चना का सीडीआर भी निकाला, जिससे पुलिस को अहम क्लू मिले हैं। पुलिस का दावा है कि अर्चना मामले का जल्द पुलिस खुलासा करेगी। पुलिस ने संभावना जताई कि अर्चना सुरक्षित है, उस तक जल्द पुलिस पहुंचेगी। एक्सीडेंटल एंगल को भी लेके चल रहे हैं, जिसकी जैसे कि मैंने कहा कि मेरी टीम जो है वो आसपास में जो एरिया हम लोगों ने पिन पॉइंट किया है कि उस एरिया के अंदर जो है वो एक तो उतरी है या जो भी घटना हुआ है, तो उसके लिए भी हम लोग जो है वहाँ पर सर्चिंग करवा रहे हैं। और साथ साथ में जो टेक्निकल टीम है वो ये प्रयास कर रही है कि अगर किसी संपर्क में है, कहीं पे चली गई है, तो उसके ऊपर भी हम लोग काम कर रहे हैं। कुछ क्लूज़ आए हैं हमारे पास में, जो कुछ क्लूज़ आए हुए हैं उसके ऊपर अभी हम लोग काम कर रहे हैं और डेफिनेटली मैं बता रहा हूँ आपको कि कुछ दिनों में हम लोग इसको जो है वो गुत्थी सॉल्व भी कर लेंगे। अब आपको शुरू से बताते हैं अर्चना केस में आखिर अब तक क्या क्या हुआ है। दरअसल अर्चना तिवारी 7 अगस्त की शाम इंदौर से कटनी के लिए निकली। इंदौर से ट्रेन 18233 इंदौर बिलासपुर की B3 कोच में बैठी। 8 अगस्त को ट्रेन कटनी साउथ स्टेशन पहुंच गई, लेकिन अर्चना नहीं आई। अर्चना का बैग उसकी सीट पर मिला। मोबाइल की आखिरी लोकेशन भोपाल मुख्य स्टेशन की मिली। रानी कमलापति जीआरपी थाने में गुमशुदगी का मामला दर्ज किया गया। 4 जिले जबलपुर, भोपाल, इंदौर, इटारसी की पुलिस अर्चना की तलाश में जुटी। नर्मदापुरम में नर्मदा नदी में सर्चिंग की गई। भोपाल से इटारसी के बीच जंगलों में तलाश की जा रही है। भोपाल रेलवे पुलिस ने अर्चना की तलाश में 3 टीमें गठित की है। 7 अगस्त को इंदौर बिलासपुर ट्रेन से गायब हुई अर्चना तिवारी के बारे में पुलिस को कुछ क्लू मिल गए हैं। पुलिस का दावा है कि पहले परिजनों ने जानकारी छुपाई और अब जल्द ही जो जानकारी सामने आई है उसके आधार पर पुलिस अर्चना तिवारी तक लगभग पहुंच चुकी है।
बताया जा रहा है कि अर्चना इंदौर में रहकर सिविल जज की तैयारी कर रही थी। 7 अगस्त को रक्षाबंधन के लिए कटनी जाने के लिए इंदौर बिलासपुर ट्रेन में सवार हुई थी, लेकिन आखिरी लोकेशन उनकी भोपाल स्टेशन पर मिली थी और उसके बाद से लगातार पुलिस उन्हें ढूंढ रही है। फिलहाल परिजनों ने ये आशंका व्यक्त की थी कि कोई अनहोनी तो अर्चना तिवारी के साथ नहीं हो गई है, लेकिन राहत की बात है कि पुलिस को जो जानकारी मिली है, पुलिस का दावा है कि जल्दी सुरक्षित अर्चना तिवारी को पुलिस बरामद करेगी और सच का खुलासा मीडिया के सामने करेगी। कैमरामैन विनेश श्रीवास्तव के साथ IBC 24 भोपाल से हरप्रीत कौर रिन। देखिए, मध्य प्रदेश में फर्जीवाड़े का सिलसिला रुकने का नाम नहीं ले रहा है। 2 दिन पहले आपने ग्वालियर के एक व्यक्ति की मौत के बाद उसके परिवार के 3 लोगों की फर्जी अनुकंपा नियुक्ति की खबर को देखा था, लेकिन अब STF ने प्रदेश भर के 25 अधिकारियों और साथी कर्मचारियों पर फर्जी प्रमाण पत्र से नौकरी करने का एक केस यहां पे दर्ज किया है, जिसमें ग्वालियर के 6 से ज्यादा लोग बताए जाते हैं, जो डॉक्टर, इंजीनियर्स और पुलिस, ये सभी इसमें शामिल है। इस रिपोर्ट को देखिए। ग्वालियर में फर्जी जाति प्रमाण पत्र के जरिए नौकरी पाने के मामले में मध्य प्रदेश STF यानी कि स्पेशल टास्क फोर्स ने प्रदेश के 25 कर्मचारियों और अधिकारियों के खिलाफ FIR दर्ज की है। इस FIR में 3 डॉक्टर्स और एक इंजीनियर का नाम भी शामिल है, जिन्होंने फर्जी जाति प्रमाण पत्र का उपयोग कर नौकरी हासिल की थी। STF के मुताबिक ये कार्रवाई एक लंबी जांच के बाद की गई है। STF की जांच में ग्वालियर, चंबल सहित इंदौर, शाजापुर, विदिशा, होशंगाबाद और बैतूल में पदस्थ अधिकारियों और कर्मचारियों के नाम सामने आए हैं। वहीं मेडिकल कॉलेज प्रबंधन भी फर्जी तरीके से नौकरी लेने वाले डॉक्टर्स की कुंडली खंगाल रहा है। लोगों ने नौकरी प्राप्त की है, उस पर से प्रकरण दर्ज हुआ है और वर्तमान में इन्वेस्टिगेशन में है। अभी 6 लोगों का नाम दर्ज था FIR में और 19 लोग अन्य हैं, जिनके विरुद्ध इन्वेस्टिगेशन जारी है। STF के कुछ लोग आए थे और कुछ हमारे यहाँ कार्यरत चिकित्सकों के कुछ दस्तावेज मांगने थे, तो हमने शाखा को निर्देशित कर दिया था कि इनको जो जो डॉक्यूमेंट चाहिए वो उनको तत्काल उपलब्ध कराएं, तो वो ले गए। STF ने जो FIR दर्ज की है, उसमें ग्वालियर के गजरा राजा मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर विनोद मांझी, डॉक्टर दिनेश मांझी और डॉक्टर सुमन मांझी का नाम शामिल है। इसके अलावा एग्जीक्यूटिव इंजीनियर रजनीश कुमार के खिलाफ भी FIR दर्ज की गई है। STF ने फर्जी जाति प्रमाण पत्र मामले में जिन डॉक्टर्स पर एक्शन लिया है, वो प्रमाण पत्रों की जांच की मांग कर रहे हैं। डॉक्टरों का कहना है कि RTI एक्टिविस्ट ने जांच एजेंसियों को गलत जानकारी देकर गुमराह किया है। STF द्वारा जो कार्रवाई की जा रही है, इसमें जो शिकायतकर्ता गौरीशंकर राजपूत है, उसके द्वारा जो दस्तावेज उपलब्ध कराए गए हैं, उनकी भी जांच की जाए पहली बात, और दूसरा कि गौरीशंकर राजपूत की जांच की जाए, जिसके द्वारा ऑलरेडी इसके पर आपराधिक मामले दर्ज हैं। मेरे द्वारा STF DG साहब को, माननीय साहब को शिकायत की थी और ऐसे तकरीबन मैं दावा करता हूं कि 5000 से ज़्यादा फर्जी एवं कूटनीतिक जाति प्रमाण पत्र लोग नौकरी कर रहे हैं। STF ने जो FIR दर्ज की है, उसमें ज्यादातर फर्जी प्रमाण पत्र ग्वालियर से जारी हुए हैं और इन्हें जारी करने वाले दफ्तरों के कर्मचारी भी इस घोटाले में शामिल हैं। इन कर्मचारियों के नाम भी केस से जोड़े जाएंगे। इनमें राजस्व, पुलिस, मेडिकल और PWD विभागों के 25 अधिकारी और कर्मचारी हैं। इनकी संख्या अब 50 से ज्यादा भी हो सकती है। मध्य प्रदेश में फर्जी जाति प्रमाण पत्रों से नौकरी हासिल करने का जो दौर है वो जारी है और इसी कड़ी में STF ने बड़ी कार्रवाई की है। 25 से ज्यादा ऐसे लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है जिन्होंने फर्जी जाति प्रमाण पत्र से नौकरी हासिल कर ली। STF मानती है कि ये एक रैकेट का हिस्सा है जो अपना मध्य प्रदेश में संचालित करता है, लेकिन अब STF जांच में जुट गई है कि आखिर इस रैकेट से कौन कौन लोग जुड़े हैं और इसको ऑपरेट करने वाले लोग कौन हैं। कैमरामैन राजकुमार कुशवाहा के साथ नासिर गौरी, IBC 24 ग्वालियर। तो देखिए, हटा के चर्चित लव जिहाद मामले में एक नया मोड़ इस वक्त सामने आ गया है। घर से भागी युवती ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो को जारी किया है और युवती ने सरवर खान नाम के शख्स की जो ID है उससे इस वीडियो को जारी किया है, जिसमें युवती ये बात कहती हुई नजर आ रही है कि वो 9 अगस्त को अपनी मर्जी के साथ सरवर खान के साथ वो आई है। सरवर खान को वो पिछले 7 सालों से जानती है।
इसमें उनके परिवार वालों की किसी तरह की कोई गलती नहीं, उनका हाथ नहीं, इसलिए उसके परिवार वालों को परेशान ना किया जाए। आपको बताते चले कि सोमवार को हिंदू संगठन ने लव जिहाद का आरोप लगाते हुए थाने के सामने जमकर नारेबाजी की थी और एसपी के नाम ज्ञापन सौंपा। वहीं वीडियो सामने आने के बाद हटा पुलिस का ये कहना है कि जल्द ही लोकेशन को ट्रेस करते हुए युवती को दस्तयाब कर आगे की कार्रवाई की जाएगी। हम दोनों ने अपनी मर्जी से शादी की है, हमारे ऊपर कोई भी जोर जबरदस्ती नहीं की गई है। मैं 9 अगस्त को दोपहर 2 बजे इनके साथ अपनी मर्जी से आई हूँ। कोई भी जोर जबरदस्ती मेरे साथ नहीं की गई है और ना ही इन पर झूठा कोई आरोप लगाया जाए। मैं इनको 7 साल से जानती हूँ। मैं ये भी जानती हूँ कि ये पहले से ही कि ये मुस्लिम हैं। तो देखिए, दिल्ली के सियासी गलियारों में इन दिनों वोट चोरी का मुद्दा बहुत जोर शोर से हावी हो चला है और जो मध्य प्रदेश में भी अब गरमाने लगा है और प्रदेश कांग्रेस ने इसे लेकर वोट चोरी न्याय सत्याग्रह भी अब शुरू कर दिया है और रीवा के बाद भोपाल और ग्वालियर में भी अब सत्याग्रह किए जाने की योजना बनाई जा रही है। तो वही राहुल गांधी के मुद्दे को पार्टी अब जोर शोर से उठा रही है, जिसे बीजेपी लगातार तमाशा करार देकर तंज कस रही है। इस रिपोर्ट को देखिए और समझने की कोशिश कीजिए। सब मैं गहराई से समझता हूँ। कुछ समय पहले हमें दाल में काला लगा। चुनाव कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के वोट चोरी के आरोप ने मध्य प्रदेश कांग्रेस में जान फूंक दी है। हार की हताशा से उबरकर पार्टी इस मुद्दे को पूरे देश में ले जाने की ठान चुकी है, जिसमें मध्य प्रदेश कांग्रेस ने भी पूरा जोर लगा दिया है। इंदौर में कांग्रेस ने इसका अनोखे अंदाज में विरोध किया। रिगल चौराहे पर गांधी प्रतिमा के सामने बड़ा सा चश्मा लगाया, चश्मे पर वोट चोरी और बीजेपी के पोस्टर लगाए। तो उधर रीवा में कांग्रेस ने मंगलवार से वोट चोरी न्याय सत्याग्रह की शुरुआत कर दी। पीसीसी चीफ जीतू पटवारी बीजेपी और चुनाव आयोग पर जमकर बरसे, बीजेपी के इशारे पर काम करने का आरोप लगाया। कांग्रेस पार्टी ने, मैंने कहा जैसे वोट सत्याग्रह, वोट चोरी सत्याग्रह पूरे मध्य प्रदेश में हम आज से चालू कर रहे हैं, जिसकी शुरुआत रीवा से है। इसके बाद भोपाल में, उसके बाद ग्वालियर में 3 दिन के लगातार वोट सत्याग्रह तिरंगा यात्राएं निकाली जाएगी जगह जगह। पूरे 8 दिन लगातार हर जिले में, जबलपुर में भी इसका प्रदर्शन होगा। कांग्रेस ने बीजेपी को घेरने की कोशिश की तो बीजेपी भी चुप नहीं बैठी। वोट चोरी के आरोप को राहुल गांधी का शिगुफा बताया और गड़बड़ी साबित करने की चुनौती दी। कांग्रेस पहले हिंदुस्तान की हर जनता के हक अधिकारों की जब चोरी कर चुकी है, तो अब हिंदुस्तान की जनता ने संकल्प कर लिया है कि डाकुओं को, लुटेरों को सत्ता से बाहर रखो। इसलिए हिंदुस्तान की जनता ने तय किया है, वोट हम उसको देंगे जो हिंदुस्तान की सीमाओं की सुरक्षा करेगा और ऑपरेशन सिंदूर जैसे अभियान चलाकर भारत के नागरिक की सुरक्षा की गारंटी देगा। हर तरीके से हम चुनौती दे रहे हैं जीतू पटवारी जी को कि एक भी ऐसी कोई हमारे विधानसभा या पूरे मध्य प्रदेश में इस तरीके का कोई मामला आए तो सामने लाएं और इस खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे का मैं आरोप लगा रहा हूं जीतू पटवारी पर। मध्य प्रदेश में पूर्व सीएम कमलनाथ के 15 महीने की सरकार को छोड़ दें तो कांग्रेस बीते 22 साल से राज्य की सत्ता से दूर है। कभी गुटबाजी तो कभी भितरघात पर हार का ठीकरा फोड़ने वाले नेताओं को पहली बार हार की एक ऐसी वजह नजर आ रही है जिसकी पूरी सच्चाई सामने आना भी बाकी है। लेकिन कांग्रेसी वोटर लिस्ट में गड़बड़ी को ही जोर शोर से उठाकर आलाकमान की नजर में अपने नंबर बढ़वाने में लग गए। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। बात करेंगे ओबीसी आरक्षण पर नया मोड़। जी हाँ, क्योंकि कानूनी लड़ाई में उलझा मध्य प्रदेश का 27% ओबीसी आरक्षण का मामला अब जल्द ही सुलझ सकता है। राज्य सरकार की मांग पर सुप्रीम कोर्ट ने ओबीसी आरक्षण मामले पर अब अंतिम सुनवाई की व्यवस्था को बना दिया है। आज हुई सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने यह तय किया है कि आगामी 23 सितंबर से इस मामले पर अब फाइनल हियरिंग को शुरू किया जाएगा। 23 सितंबर से सुप्रीम कोर्ट में रोज टॉप ऑफ द बोर्ड यानी कि सबसे पहले मध्य प्रदेश के 27% ओबीसी आरक्षण पर सुनवाई की जाएगी। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि ये मामला बीते 6 सालों से लंबित है और जिसका अंतिम निराकरण अब बेहद जरूरी है।
इधर राज्य सरकार ने फैसला आने तक मध्य प्रदेश में बढ़ा हुआ आरक्षण दिए जाने की राहत चाही थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इससे सिरे से इनकार करते हुए कहा कि वो अंतिम फैसला जल्द ही सुनाएगा और अगर वो अभी बढ़ा हुआ आरक्षण देने से रोक को हटाती है तो इससे अनिश्चितता की स्थिति पैदा हो सकती है। आपको बताते चले कि मध्य प्रदेश की तरफ से देश के सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता, एडिशनल सॉलिसिटर जनरल KM नटराज और मध्य प्रदेश के महाधिवक्ता प्रशांत सिंह ने सुप्रीम कोर्ट में ओबीसी आरक्षण मामले पर जल्द सुनवाई की मांग की थी। गाड़ी तेरा भाई चलाएगा, ये वो वाला डायलॉग, और इस डायलॉग को तो आपने कितना ही बार पता नहीं सुना होगा, लेकिन ग्वालियर से कैलारस जाने वाली मेमो ट्रेन में भी कुछ ऐसा ही एक मामला सामने आया। ट्रेन में उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक मानसिक रूप से विक्षिप्त व्यक्ति ट्रेन के इंजन पर जा बैठा और बोला, ट्रेन मैं चलाऊंगा। सहायक लोको पायलट ने उसे उतारने की तमाम कोशिशें की, उसको उतरने के लिए कहा, वो हंगामा करने लगा और ट्रेन चलाने की जिद पर ही अड़ गया। इसके बाद 3 से 4 सहायक लोको पायलट इंजन में आए और पुलिस की मदद से उसे कड़ी मशक्कत के बाद बाहर किया गया। जानकारी वरिष्ठ अधिकारियों के साथ रेलवे सुरक्षा बल को भी दी गई। घटना सोमवार की बताई जाती है, जब ट्रेन शाम 4 बजे से पहले आ गई थी और उस व्यक्ति ने ट्रेन से प्लेटफॉर्म पर उतरने के बाद भी जोरदार हंगामा किया, जिसकी वजह से रेलवे सुरक्षा पुलिस अपने साथ उसको लेके चली गई और पूछताछ कर उसको परिजनों के हवाले किया। ये बताएं, दारू पिए हैं कि ट्रेन। मध्य प्रदेश के सिवनी में नागपुर जबलपुर नेशनल हाईवे पर एक हैरान कर देने वाली तस्वीर सामने आई है। यहाँ एक शख्स ने अपनी पत्नी के शव को बाइक पर रखकर 50 किलोमीटर का सफ़र तय किया है। बेबसी की इस तस्वीर को देखकर लोग यही कह रहे हैं कि लगता है इंसानियत पूरी तरह से मर चुकी है, संवेदनाएं मर चुकी हैं। सिवनी निवासी अमित यादव अपनी पत्नी के साथ नागपुर से लौट रहे थे। इसी दौरान एक ट्रक ने उनकी बाइक को टक्कर मार दी और हादसे में उनकी पत्नी की मौत हो गई। पत्नी को खून से लथपथ देखकर अमित ने हाथ जोड़कर राहगीरों से मदद की गुहार लगाई, लेकिन किसी ने भी मदद करने की जहमत नहीं उठाई। बेबस होकर अमित ने पत्नी के शव को कपड़े से बाइक की पिछली सीट पर बांधा और गाँव की ओर वो निकल पड़े। इसके बाद पुलिस ने शव को नागपुर के इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज पहुंचाया। पोस्टमार्टम के बाद परिजनों के हवाले किया। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर अब वायरल हो रहा है। इसे देखकर लोगों के जहन में कई सवाल कौंध रहे हैं, लेकिन जिस वक्त मदद की दरकार थी उस वक्त सबने मुंह मोड़ लिया। तो चलिए, इसी बीच बिग ब्रेकिंग मिल रही है सिवनी से, जहां पर बाइक से पत्नी का शव ले जाने के मामले में राज्य मानव अधिकार ने यहां पे नोटिस जारी किया है। कलेक्टर और एसपी को तलब किया है, नोटिस जारी कर अब घटना पर यहां पे जवाब मांगा है। तो बिग ब्रेकिंग इस वक्त आपको बता रहे हैं, मानव अधिकार आयोग ने नोटिस जारी किया है, कलेक्टर एसपी को तलब किया है, नोटिस जारी कर इस घटना को लेकर सवाल किया है और सवाल पे जवाब तलब किया है। आखिर क्यों मदद नहीं मिली? देखिए, गंभीर सवाल, बड़ा सवाल। तो चलिए, इसी खबर के साथ मैं रश्क गौरी आपसे लेती हूँ इजाजत, लेकिन IBC 24 पर खबरें नॉन स्टॉप जानिए, क्योंकि सवाल आपका है।